अरे ये राजकुमारी जी की प्रियकालीन अभी तक सज्ज क्यों नहीं की गई है? क्षमा करें, हम अभी इसे बांध देते हैं। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमारी जी की प्रसन्नता का ध्यान मैं स्वयं रख लूंगा। तुम जाओ और अन्य व्यवस्थाएं देखो। जाओ। शीघ्र करो, हमें इस कालीन को उस रथ पर चढ़ाना होगा जिसमें धुरधरा की अन्य वस्तुएं ले जाई जाएंगी। तभी हम बिना किसी की दृष्टि में आए शिप्रा को हवा महल ले जा पाएंगे। दास, जी राजकुमारी जी। हमें निकलना चाहिए। बग्घिया और रथ सज्ज हो चुकी है, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो जल्दी। जी राजकुमारी जी, मैं अभी आपकी प्रियकालीन को बंधवा कर आता हूँ, आप चलिए ना। मुझे भान नहीं था, परंतु अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है दास। इसीलिए मेरे प्रिय वस्तुओं को मेरे लिए सज्ज कर रहे हो तुम। इंद्र, तुम शीघ्र जाकर पिपलीवन की सेना को ये संदेश दो कि मुझे आने में थोड़ा विलंब होगा, किंतु वो युद्ध के लिए सज्ज है। उन्हें ये संदेश अवश्य दे देना कि मगध की सेना पूर्वी दिशा से पहाड़ी मार्ग लेते हुए असाका पर कूच करने की योजना बनाई है। मैं यह स्थिति को संभालने के पश्चात दूसरे पैर के अंत होने से पूर्व वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है चंद्र, किंतु चंद्र विलंब मत करना, सब कुछ वहां तुम्हारे समय से पहुंचने पर ही निर्भर करता है। हाँ मैं जानता हूँ, किंतु अब शीघ्र जाओ। जाओ। अब बस किसी प्रकार हमें इस कालीन को उस रथ में चढ़ाना होगा जिसमें दुर्धरा का सामान ले जाया जा रहा है। पिपलीवन का राजकुमार अर्थात महाराज चंद्रवर्धन और महारानी मूरा का पुत्र जीवित है? जी महाराज, वो जीवित है और वही है जो इस युद्ध में धनानंद को उसके सिंहासन से उखाड़कर फेंक देगा और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। उसे ही चुना है मैंने अखंड भारत का भावी सम्राट बनने के लिए। तो अब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। आप और चंद्रगुप्त मगध को अपने अधीन करने की मंशा रखते हैं। एक ब्राह्मण को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है और एक राजकुमार को अपने राज्य और परिवार का प्रतिशोध लेना है, यही ना? क्षमा करें महाराज, परंतु ना तो मेरी सोच इतनी तुच्छ है और ना ही मेरा स्वप्न इतना छोटा, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सोच ही वो कारण है जिससे हम भारतीय प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते। हम भारतीय केवल अपने व्यक्तिगत हित अहित के विषय में सोचने में ही व्यस्त रहते, परिणाम देश का पतन। परंतु यहाँ बात मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा या चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत प्रतिकार की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है देश की, देश के भविष्य की। आपको क्या लगता है कि सेल्यूकस और धनानंद केवल असाका जनपद पर ही अपना आधिपत्य जमाकर संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं महाराज, आपके पश्चात वो भारत के अन्य सभी जनपदों पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहेंगे और यदि इन्हें अभी इसी समय नहीं रोका गया असाका नरेश, तो वो दिन दूर नहीं जब समूचा भारतवर्ष उस धूर्त विदेशी सेल्यूकस और नृशंस धनानंद के आधिपत्य में होगा, उनकी मुट्ठी में होगा। आज जो प्रस्ताव मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं वो आपसे मुझसे कहीं अधिक बड़ा है, कहीं अधिक गहन है। देश के भविष्य के लिए हमारी ये संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप और मैं अपने लाभ और लोभ के चलते इस संधि पर नहीं पहुंच पाए तो आने वाला इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। आपकी मंशा पर संदेह करने के लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य। आज यदि ये संधि हो भी जाए तो क्या हम कुछ करने की स्थिति में है? मुझे लगता है कि आचार्य बहुत विलंब हो गया है। मगध और यमन की सेना किसी भी क्षण असाका की ओर कूच कर सकती है। ऐसे में इतनी विशालकाय सेना को रोकना असंभव है आचार्य। यदि मंशा में विकार ना हो महाराज तो मार्ग स्वयं खुल जाता है।
ऐसा ही एक मार्ग यहां भी है, जिसकी योजना पहले ही फलीभूत की जा चुकी है। आपको केवल एक कार्य करना होगा। उत्तर दिशा से आ रही अपनी सेना को पश्चिम दिशा की ओर मोड़ना होगा, क्योंकि उसी दिशा से सेल्यूकस असाका राज्य पर आक्रमण करने वाला है। आप धनानंद की ओर से निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं और चंद्रगुप्त उसे यहां तक नहीं पहुंचने देंगे। आपकी सेना को किसी भी मूल्य पर सेल्यूकस को परास्त करना होगा। आपसे पराजित होने के पश्चात उसके पास तक्षशिला पलायन के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा, और तब असाका राज्य और पीपली वन के क्षत्रियों की सेना मिलकर धनानंद को पराजित करेंगे। चक्की के दो पाटों के बीच में पिसकर रह जाएगा मगधपति धनानंद। परंतु आप मेरी इस योजना में सम्मिलित हैं या नहीं, इसका निर्णय आपको अभी इसी क्षण लेना होगा महाराज। कहिए, क्या आप इस योजना में मेरे साथ हैं अथवा नहीं?